स्टूडेंट, आज हम शुरुआत करेंगे कक्षा 12वीं का एनसीईआरटी का पॉलिटिकल साइंस का जो पहला चैप्टर है। स्वतंत्र भारत की राजनीति में सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। उस चैप्टर को हम शुरू करेंगे। ये मैंने जो आपकी बोर्ड स्क्रीन पर आप देख रहे हो, ये पहला लेसन का केवल 100% एनसीईआरटी बेस है। ऑल पॉइंट मैंने इसमें कवर किए हैं और एक बिल्कुल छोटी सी वीडियो में आपको पूरी एनसीईआरटी का जो है सार मैं आपको बताऊंगा। आपको बिल्कुल आसानी से इसमें समझ में आएगा। हमने जो जो एनसीईआरटी में टॉपिक थे वो सारे इसमें कवर किए हैं, तो आप इसको ध्यान से सुनना। इससे बाहर जो है सिलेबस में आपके कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग यहाँ से होती है, नए राष्ट्र के निर्माण की चुनौतियां। इसमें सबसे पहले ये है कि 14-15 अगस्त की रात को भारत आज़ाद हुआ था। आज़ादी के समय भारत के सामने क्या क्या चुनौतियां आई थी, उन चुनौतियों का वर्णन इसमें किया गया है। और उसी दिन जवाहरलाल नेहरू ने जो है भारत का जो लाल किला है वहाँ पर झंडा फहराया था और देश के नाम संबोधन दिया था। तो सबसे पहला जो काम था आज़ादी के बाद वो था देश को किस तरह से हमने 3 प्रकार की चुनौतियां इसमें दी गई हैं। पहली थी एकता के सूत्र में बांधना, अर्थात हमने अपने देश को जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, आज़ादी से पहले छोटे छोटे देशी रजवाड़े होते थे, उन सब को इकट्ठा करना था, उनको एक करना था, पूरे भारत को एक करना था। उन सब को इकट्ठा करना सबसे पहली चुनौती थी। पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधना और उसको भविष्य तक बनाए रखना। दूसरी चुनौती ये थी कि देश में लोकतंत्र की स्थापना करना, अर्थात आजादी से पहले भारत में लोकतंत्र नहीं था, सब लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। हमारे ऊपर जो अंग्रेज शासन कर रहे थे वो अपने देश में लोकतंत्र कायम किए हुए थे, लेकिन भारत में महिलाओं को, गरीब व्यक्तियों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। केवल उन्हीं व्यक्तियों को वोट डालने का अधिकार था जो टैक्स देते थे, जो अमीर थे। तो हमने जो संविधान निर्माताओं ने आज़ादी के संघर्ष के समय ये निश्चित किया था कि जिस दिन भी भारत आज़ाद होएगा हम भारत में लोकतंत्र लेके आएंगे। दूसरी चुनौती थी देश में लोकतंत्र की स्थापना करना। और तीसरी चुनौती थी कि हमने अपने देश का विकास इस तरह से करना है सबको समान अधिकार मिले, महिला हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, निम्न जाति हो, उच्च जाति हो, सभी जाति के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को हमने क्या करना था, समान समाज में भी विकास करना और उनका आर्थिक विकास भी, सबका आर्थिक विकास। क्योंकि आज़ादी के समय हमारे सामने गरीबी की समस्या एक सबसे बड़ी समस्या थी, उसका जो है हमने निवारण करना था। तो मैंने आपको बताया आजाद होते ही हमारे सामने 3 चुनौतियां थी। पहली देश को एकता के सूत्र में बांधना था, दूसरी थी देश में लोकतंत्र की स्थापना करना था और तीसरा था सबको समान अधिकार देना, हमारा आर्थिक विकास करना। दूसरा आपका जो टॉपिक आता है वो है इसमें विभाजन की प्रक्रिया, अर्थात हमारे देश का विभाजन हुआ, धर्म के नाम पर हमारा विभाजन हुआ था। हिंदू और मुसलमान नाम की 2 कौम थी। मुसलमानों ने अपने लिए अलग देश की मांग की। आरंभ में भारतीय नेता इस बात से नाराज थे, उन्होंने इसको मना किया, लेकिन बाद में जो है धीरे धीरे ये बात मुसलमानों के दिल में घर करती गई कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, यहाँ रहेंगे तो हमें इनके नीचे काम करना पड़ेगा। तो भारत में इसके नाम से 1942 के बाद दंगे होने शुरू हो गए हिंदू और मुसलमानों में। आखिरकार भारत के कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने मुस्लिम लीग की इस बात को स्वीकार कर लिया और देश का विभाजन इसी आधार पर हुआ था कि भारत और पाकिस्तान नाम के 2 देश होंगे। तो भारत का जो है विभाजन हो गया और उस प्रक्रिया में जो है जब भारत का विभाजन हुआ तो उसके कुछ परिणाम निकले थे। क्या भारत का विभाजन हुआ उसके अच्छे परिणाम हुए होंगे या बुरे परिणाम हुए होंगे? तो दोनों प्रकार के जो है परिणाम थे। सबसे पहले हमने वर्णन किया कि जो भारत का विभाजन हुआ था उसके अच्छे परिणाम क्या हुए थे। कुछ परिणाम अच्छे भी थे, बुरे भी थे।
अच्छे परिणाम में सबसे पहला और खुशी की बात तो ये थी, हमें आजादी मिल गई थी। हम जो 200 वर्षों से अंग्रेजों के अधीन थे, वो हमने आजादी मिल गई थी। अंग्रेजों ने हमें आजादी इसी शर्त पर दी थी कि भारत और पाकिस्तान नाम के दो देश होंगे, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में इस बात का वर्णन किया गया था। तो पहला परिणाम ये हुआ कि हमें आजादी मिल गई। दूसरा ये हुआ कि विभाजन के बाद कुछ दिनों तक थोड़े से दंगे होते रहे, उसके बाद वो दंगे रुक गए, क्योंकि अगर विभाजन नहीं होता तो जो मुसलमान और हिंदुओं में आपसी कटुता थी वो शायद कितने लंबे समय तक चलती, इस बात का हम अनुमान नहीं लगा सकते थे। और दोनों जो कौम थी, दोनों जो जातियां थी, वो शायद लंबे समय तक लड़ती रहती। तो आजादी के बाद जो है धीरे धीरे ये दंगे खत्म हो गए। तीसरा था अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। अल्पसंख्यक कौन थे? जैसे जो भारत में पाकिस्तान से आए थे, हिंदू थे, या यहाँ पर जो मुसलमान बच गए थे या और जातियां थी, वो अल्पसंख्यक की श्रेणी में माने गए थे। अर्थात यहाँ जिस जाति या जिस वर्ग का कम प्रभुत्व होता वो अल्पसंख्यक थे। अब आजादी के बाद हम उनको आसानी से सुरक्षा दे सकते थे, अपने देश का जो है प्रशासन आराम से चला सकते थे। और चौथी थी कानून लागू करना। देश में आजादी के 1 साल पहले से लेकर और आजादी के बाद तक इतने सारे हिंदू मुस्लिम विवाद, दंगे, हिंसा होती रही कि देश में कानून व्यवस्था नाम की चीज लगभग समाप्त होती जा रही थी। आजादी के बाद हमारे सामने एक अच्छा परिणाम ये आया कि हम उस कानून व्यवस्था को अब लागू कर सकते थे। अपने देश का प्रशासन अपना संविधान के अनुसार हम उसको एडजस्ट करते थे। तो ये तो थे अच्छे परिणाम। पहला अच्छा परिणाम, हमें आजादी मिली। दूसरा, हमारे देश में जो हिंदू मुस्लिम के दंगे थे वो रुक गए थे। तीसरा, जो अल्पसंख्यक थे भारत में, जैसे मुसलमान बच गए थे, उनको हम सुरक्षा आसानी से दे सकते थे। चौथा था, देश में हम कानून व्यवस्था अब लागू कर सकते थे। उसके बाद है बुरे परिणाम। कुछ परिणाम बुरे भी हुए, जो त्रासदियां हमने झेली। तो पहला बुरा परिणाम क्या था? घर बार छोड़ना। लगभग जब हम आजाद हो रहे थे उस समय जो दंगे हो रहे थे उसमें लगभग 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा था। कुछ जो है यहाँ से पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान से हिंदू भारत आए थे। तो इसमें लगभग उस समय हमारी कुल आबादी 35 करोड़ के लगभग थी, उसमें से 80 लाख लोगों को अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा था। और लगभग 10 लाख लोग इन दंगों में मारे भी गए थे। ये सबसे हमारे देश के लिए इतिहास की सबसे बुरी घटना थी, जिसमें 10 लाख लोग के आसपास मारे गए थे और 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा था। और दूसरा बुरा परिणाम क्या हुआ कि धर्म के नाम पर भारत में हिंसा हुई। इतने बड़े जो स्केल पर या इतनी बड़ी हिंसा भारत में या विश्व में शायद कहीं भी नहीं हुई होगी कि धर्म के नाम पर एक जो विश्व का बड़ा जनसंख्या वाला देश था उसमें 2 कौमें जो है धर्म के नाम पर आपस में हिंसा कर रही थी। तो हिंसा के नाम, धर्म के नाम पर भारत में बहुत जबरदस्त हिंसा हुई थी। लोगों ने आपस में, हिंदुओं ने मुसलमानों को और मुसलमानों हिंदुओं को दुश्मन समझ के मारना शुरू कर दिया था। और तीसरा सबसे भयानक और बुरा परिणाम ये था कि जो महिलाएं थी, इसमें जो विभाजन हुआ था उसमें सबसे असुरक्षित वर्ग भारत में महिलाओं का रहा था। पाकिस्तान से जो महिला भारत आ रही थी, वहाँ के मुसलमानों ने उनके साथ यातनाएं की, अत्याचार किया। और यहाँ से जो महिलाएं पाकिस्तान जा रही थी उनके साथ ही भी कहीं ना कहीं ऐसा ही बर्ताव हुआ था। तो सबसे ज़्यादा जो है इस दंगों में जो कष्ट झेलना पड़ा था वो महिलाओं और बेटियों का था। तो ये भारत के विभाजन के अच्छे परिणाम और बुरे परिणाम थे। अगला विषय ये आता है कि उसके बाद हमारा विभाजन हो गया तो हमने क्या करना था कि जो छोटे छोटे रजवाड़े थे, रजवाड़े का मतलब अंग्रेजों ने पूरे भारत के ऊपर कब्जा नहीं किया हुआ था। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में जो विक्टोरिया का शासन भारत में लागू हुआ उसमें अंग्रेजों ने ये कह दिया था कि इसके बाद हम भारत के किसी भी क्षेत्र को और जो है कब्जे में नहीं लेंगे। और उसके बाद 2 प्रकार का भारत बन के रह गया था। एक वो भारत था जिसमें जो सीधा अंग्रेजों के गुलाम था, और दूसरा वो था जो देशी राजाओं के अधीन था,
छोटी छोटी रियासतें, छोटे छोटे राजा उन पर शासन करते थे। उनकी बाहरी विदेश नीति अंग्रेजों के अधीन चलती थी, लेकिन उनका आंतरिक शासन वो राजा अपना प्रशासन खुद चलाते थे। और इस प्रकार पूरे भारत में कुल मिलाकर 565 छोटी छोटी जो है वो देशी रियासतें थी। उन 565 देशी रियासतों को भारत में मिलाना एक बहुत बड़ा चुनौती भरा काम था। भारत के पहले गृह मंत्री बने थे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने इस चुनौती को बखूबी से निभाया और सारी रियासतों को लगभग भारत में मिलाने का प्रयास किया। इनमें से भारत में केवल 3 या 4 रियासतें जैसे हैदराबाद है, मणिपुर है, जम्मू कश्मीर है और उसका विलय एक अलग अध्याय में आएगा। तो यहाँ पर 2 रियासतों का विलय के वर्णन है, एक हैदराबाद का और एक मणिपुर का। इन रियासतों के विलय में थोड़ी सी कठिनाई जरूर आई, लेकिन यह एक बड़ा साहसपूर्ण कार्य था। अब समस्या यह है कि हैदराबाद की क्या समस्या थी। तो हैदराबाद की समस्या ये थी कि हैदराबाद की जो जनसंख्या थी, हैदराबाद में जो जनसंख्या थी वो हिंदू ज्यादा थी, मुसलमान कम थे। लेकिन हैदराबाद का जो शासक था वो मुस्लिम शासक था, उसको निजाम कहा जाता था। हैदराबाद के शासक को निजाम कहते थे। और अंग्रेजों ने जो हमारा अधिनियम बनाया उसमें ये बात साफ लिखी थी कि जनता की राय नहीं ली जाएगी। इसमें जो प्रशासक है, जो रजवाड़ों का या जो हेड होता है, उसकी राय से ही भारत या पाकिस्तान में रियासतों को शामिल किया जाएगा। तो निजाम ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया। उसने कहा कि मैं बाद में सोचूंगा कि मैं भारत में शामिल हूं, पाकिस्तान में या अलग रहूं। लेकिन वहां की जो जनता थी वो ये चाहती थी कि हम भारत में शामिल हो जाएं। तो धीरे धीरे वहां की जनता ने इसके खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो निजाम ने क्या किया, अपने जो सैनिक थे उनको रजाकार बोलते थे, वो रजाकार, तो अपने सैनिकों को वहां पर जो है लोगों के ऊपर अत्याचार करने शुरू कर दिए। जो भी राज्य में इस बात का विरोध करता कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं, उनको उसके रजाकारों ने उनके ऊपर जुल्म करना शुरू कर दिया। तो भारतीय सेना ने जो है इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और सितंबर 1948 में जो है वहां पर हमने अपनी सेना भेज करके और उसको जो है आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया और वहां के निजाम ने हैदराबाद को भारत में विलय कर दिया। भारत में तो हैदराबाद का विलय सीधा सीधा नहीं हुआ था, ये थोड़े से विवाद का विषय रहा था। इसी प्रकार एक रियासत थी पूर्व में मणिपुर, वो छोटी सी रियासत थी। वहां के राजा का नाम था बोधचंद्र। उसने क्या कहा कि मैं भारत के साथ शामिल होना चाहता हूं। उसने आजादी से पहले ही भारत में शामिल होने के दस्तक कर दिए थे, लेकिन वहां की जो जनता थी वो उनकी संस्कृति वो बाकी भारत के लोगों से अलग मानते हैं, क्योंकि जो पूर्वोत्तर की जनसंख्या है, पूर्वोत्तर के लोग हैं, वो हमारी भाषा से, हमारी संस्कृति से थोड़ा सा अलग महसूस करते हैं। तो वहां की जनता इस बात से खुश नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया कि एक सहमति बनाई कि राज्य में चुनाव करवाया जाएगा और जनता जिस मत की तरफ होगी वही मान्य होगा। मणिपुर में चुनाव हुए और जो विधानसभा के चुनाव थे उसमें 2 राजनीतिक पार्टियां थी। एक बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस पार्टी थी, वो ये चाहती थी कि मणिपुर का भारत में विलय कर दिया जाए। दूसरी पार्टियां इस बात से नाराज थी, लेकिन बोधचंद्र ने पहले ही जो है भारत में इसका विलय कर दिया था। तो वहां की जो जनता है वो उस बात से नाराज थी और इस बात की नाराजगी लंबे समय तक चलती रही। और आज भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं न्यूज़पेपर में, अखबारों में कि जो पूर्वोत्तर के ये लोग हैं वो हमसे थोड़ा सा अलग महसूस करते हैं और उन्होंने जो है सच्चे मन से या दिल से इस बात को स्वीकार नहीं किया कि हम भारत का हिस्सा है। आखिरी सबसे लास्ट पॉइंट बचता है कि उसके बाद हमने क्या करना था। पूरे भारत में देशी रजवाड़ों को मिला लिया था, आज़ाद हो गए थे, हमने कानून व्यवस्था बना ली थी, संविधान का हमारा निर्माण हो रहा था और 26 जनवरी 1950 तक जो है पूरी तरह से हमारा संविधान लागू भी हो गया था। अब हमने क्या करना था कि जितने हमारे राज्य थे उनका किस प्रकार से गठन करना था। अंग्रेजों ने जो राज्यों का गठन किया हुआ था वो किया हुआ था अपने प्रशासन के हिसाब से, भाई जितना एरिया उनके अधीन था उसका प्रशासन के हिसाब से। लेकिन हमने क्या करना था
कि अपने देश का अपने हिसाब से राज्यों का पुनर्गठन करना था। इसके लिए हमने एक 1953 में एक आयोग बनाया। इस आयोग का नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। इस आयोग का प्रमुख काम का था राज्यों की सीमाओं का निर्धारण करना, कि देखना, और इसमें सबसे प्रमुखता जिस बात को दी गई थी वो थी भाषा। हमने हमारे राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया और ज्यादातर ये कोशिश की गई कि एक भाषी राज्य को दूसरे भाषी राज्य से अलग कर दिया जाए। तो 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट भारत में लागू हुई और उसमें हमने उस समय 14 राज्य और भारत में 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए और भारत का जो है प्रशासन की शुरुआत की। तो स्टूडेंट, ये हमने पहला जो चैप्टर है राष्ट्र निर्माण वाला ये पढ़ा, एनसीईआरटी बेस है। आप इसको जो है बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इसमें जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपके लिए वो लेकर आऊंगा, और केवल शॉर्ट क्वेश्चन और जो बड़े क्वेश्चन है केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, जिससे जो है आप आसानी से मतलब इस एग्जाम में पूरे नंबरों के साथ, अच्छे नंबरों के साथ क्वालिफाई कर सकते हो। धन्यवाद।